तो इस पूरे सेशन में आज हम देखेंगे कि जीएमओ एंड कॉर्पोरेट लॉबिंग क्या है। जीएमओ हम थोड़ा आगे देखेंगे, बट पहले हम देख लेते हैं कि कॉर्पोरेट लॉबिंग क्या है एंड ये कैसे होता है। तो हमें पता है, हमें क्यों पता है, क्योंकि हमने कैमरे में देखा है। तो मोदी और ट्रम्प दोनों का जो रिलेशन है बहुत ही फ्रेंडली माना जाता है, कैमरे में ऐसा ही दिखता है। तो जब पहली बार जब ट्रम्प इलेक्ट हुए थे, उस टाइम पे तो काफ़ी सही फ्रेंडली माहौल था इंडिया और अमेरिका के बीच। बट इस बार जब 2024 में ट्रम्प इलेक्ट हुए हैं, तो काफ़ी सारे टेंशन्स चल रही हैं, इंडिया की आर्म ट्विस्टिंग चल रही है। पब्लिक डोमेन में ऐसा बोला जाता है कि हार्ले डेविडसन पे काफ़ी ज़्यादा टैक्स लगाता है इंडिया इंपोर्ट पे। ऐसे ही काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि टेस्ला हो गई, और भी ज़्यादा मोटर व्हीकल्स हैं, अमेरिकन प्रोडक्ट्स हैं उनके इंपोर्ट पे, ठीक है। एंड दूसरा रीज़न ये भी बता दें कि इंडिया चीप रशियन ऑयल लेता है एंड उसको उसको प्रोसेस करके उसके प्रोडक्ट्स बना के अमेरिकन कंट्रीज़ या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ में जाके सेल कर देता है। तो ये चीज़ें उनको पसंद नहीं आ रही है, ठीक है। एंड ये दोनों चीज़ें, इस तरह की बातें बोलना पब्लिक डोमेन में सेंस भी बनाता है, क्योंकि अगर वो लोग ऐसा बोलते हैं इंडिया पे टैरिफ्स लगाएंगे, पहले 25% लगा था, 50% लग चुका है। तो एक तरह से उनको पब्लिकली जो उनके सिटीजन से सपोर्ट भी आएगा, ठीक है। बट जो ट्रम्प है, उनकी सरकार है, वो कॉर्पोरेट लॉबिंग के बारे में नहीं बोल सकते। टेबल के नीचे ये सब चलता है। कैसे चलता है? एक बहुत ही सिंपल टर्म में एक सिंपल सा एग्जांपल इस अभी सेशन में मैं दे दूंगा। तो इसके और भी मेथड्स हैं करने के, ठीक है, मत करना। इसके और भी मेथड्स हैं, बट जो अभी मैं बताने वाला हूँ वो एक बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड एंड बहुत सिंपल अप्रोच है, जिसके हम समझ जाएंगे कॉर्पोरेट लॉबिंग कैसे किया जाता है एंड क्यों किया जाता है। तो ये स्टार्ट करते हैं एंड हम टाइम में ज़रा सा पीछे चलते हैं, जब यूएस में इलेक्शंस हुए नहीं थे, होने वाले थे, 2024 की इलेक्शंस। ओके, 2024 की इलेक्शंस हो रहे थे, तो सभी अपना कैंपेन कर रहे थे एंड उस कैंपेन में पैसा लगता है, ठीक है। वो पैसा आएगा कहाँ से? और डोनाल्ड ट्रम्प खुद एक बिजनेसमैन है, उनका बैकग्राउंड रहा है रियल एस्टेट में, ठीक है। बैकग्राउंड इन रियल एस्टेट, उसके बावजूद भी वो अपनी जेब से पैसे नहीं देते, ठीक है। तो जो इलेक्शन कैंपेन्स के लिए पैसा आता है, वो बहुत ज़रूरी होता है। उसके बिना कैंपेन्स करना, वोट्स लेना बहुत हार्ड होता है। तो अ, एक कॉन्सेप्ट है बहुत सारे कंट्रीज़ में, PAC, पॉलिटिकल एक्शन कमेटी। ओके, तो ऐसे ही कुछ पॉलिटिकल एक्शन कमेटीज़ हैं जो फंड्स एक्सेप्ट करती हैं एंड जो सिटीजन्स हैं या फिर अदर एंटिटीज़ हैं, वो अपनी डोनेशन इन पैक के थ्रू अपने फेवरेट कैंडिडेट को सपोर्ट करने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ ऐसे ही पॉपुलर PAC है, जैसे कि मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ठीक है। इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा सुना होगा। तो ये एक है, और इसको अराउंड $410 million की फंडिंग बोल रहा हूँ बार बार, डोनेशन आया था। उसके बाद अमेरिका पाक और अमेरिका पैक, जो मर्जी बोल लो, अराउंड $263 million। उसके बाद है रिजर्व अमेरिका PAC, सेव अमेरिका PAC, एंड ऐसे ही कुछ और, ठीक है, काफ़ी सारे हैं। ये बड़े बड़े नाम हैं पॉलिटिकल इलेक्शन कमेटीज़ के, जिन्होंने सबसे ज़्यादा डोनेशंस को कलेक्ट किया है। रिजर्व अमेरिका पाक, आई थिंक अराउंड 114, और इसको अराउंड 99 million, ठीक है। एक और था जिसको 72 million मिला था, ये मैंने चेक किया था। तो इन सबको अगर हम एडअप कर देंगे, तो ये अराउंड $1 billion हो जाते हैं, ठीक है। ये इनके पास इतना पैसा है, $1 billion अराउंड, या फिर ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि और भी बहुत सारी छोटी छोटी केसेज हैं। तो इस तरह से इंडिविजुअल्स या फिर जो कंपनीज हैं, या फिर पर्टिकुलर किसी इंडस्ट्री से कलेक्शन ऑफ कंपनीज हैं, वो अपना पैसा इन PACs को डोनेट कर सकते हैं टू सपोर्ट
दे आर फेवरेट कैंडिडेट, ठीक है। मान लो मैं कंपनी हूँ एंड मुझे ट्रम्प दिख रहे हैं कि इलेक्शन में लड़ने वाले हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपना सपोर्ट दिखाऊंगा ट्रम्प की तरफ। 4 कैंडिडेट और हैं लेकिन मुझे ट्रम्प पसंद आ रही है, उनकी पॉलिसीज जो बातें कर रही हैं मुझे वो पसंद आ रही है, तो मैं इनको सपोर्ट करूँगी। सपोर्ट कैसे करूँगा, सपोर्ट क्या, तो सपोर्ट तो मैं वोट करके भी कर सकता हूँ, ठीक है। जाऊँगा वोट कर दूंगा ट्रम्प को, सपोर्ट हो गया। लेकिन ये वाला सपोर्ट करना है मुझे, क्यों करना है, क्योंकि जब ट्रम्प की सरकार बन जाएगी तो मेरी एक इंडस्ट्री है, मान लो टेक एक इंडस्ट्री है एंड मेरा कोई नीश प्रोडक्ट है, ठीक है। ईवी सेक्टर ले लेते हैं, ईवी सेक्टर में मेरा एक प्रोडक्ट है, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि जब ट्रम्प जीत जाए तो मुझे कुछ अम, एक सब्सिडरीज दिलवाए, ठीक है। इससे मेरे प्रोडक्ट का कॉस्ट है, जो ओवरऑल प्रोडक्ट का कॉस्ट है वो $100 से $50 हो जाए एंड एक टाइप से मुझे एक एडवांटेज मिल जाएगी, ठीक है। तो ये जो एडवांटेज है और जो फेवर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ट्रम्प से, उसके लिए मैं ये एडिशनल सपोर्ट दिखाऊंगा, ठीक है। मैं यहाँ क्या करूँगा, किसी भी PSC में अपनी तरफ से कुछ $1 million का डोनेशन दे दूंगा, जिससे जब उनकी सरकार बनेगी तो मुझे कुछ फेवर मिलेगा, ठीक है। तो इसी को तो कॉर्पोरेट लॉबिंग कहते हैं, एक बहुत सिंपल सा टर्म है, ये हो गया। उसके बाद उसके बाद एक और चीज़ बताता हूँ, ये पहले से है, ये सब पहले से है। ये वाली 2024 में नया नया ही बनाया गया है। ये इसकी शुरुआत और हम तो इसके पीछे पड़े थे, अब तो हो चुका है, इलॉन मस्क, ठीक है। इन्होंने इसमें इलॉन मस्क ने इसमें अराउंड, मेरे ख्याल से नहीं, अकॉर्डिंग टू सोर्सेज जो मैंने चेक किया था, मोर देन 150 मिलियन, $150 से ज़्यादा का जो डोनेशन है वो अपनी तरफ से दिया है, ठीक है। तभी वो इलेक्शन कैंपेन में ट्रम्प के साथ दिखते थे। अभी जब इलेक्शन हो चुका है तब भी ट्रम्प के साथ दिखते हैं, पॉलिसी मेकिंग में साथ होते हैं, ठीक है। और इनके साथ कुछ और भी कंपनीज देखी थी मैंने, जैसे कि सुकोया कैपिटल, सुकोया कैपिटल, और इसने भी अमेरिका पार्क में ऑन डोनेट किया था। उसके बाद ये वाला नाम याद रखना ज़रा, पीटर थी, ठीक है, पीटर थियल। आगे भी इसका नाम सुनने को मिलेगा काफ़ी ज़्यादा, ये ऑथर भी है। एक बुक है बहुत फेमस बुक, 0 to 1, आगे इसका नाम सुनने को मिलेगा, याद रखना। ऊपर से ये जो सुकोया कैपिटल है, इसने भी अराउंड आई थिंक $1 million इतना फंड किया था, डोनेट किया था, सॉरी, डोनेट किया था। एंड ये कंपनी क्या करती है, ये अ, दूसरी कंपनीज में, स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करती है। तो अभी यहाँ पे देखा कि क्या होता है एंड ओवरऑल प्रोसेस क्या होता है, ये वन ऑफ द प्रोसेस है। और भी प्रोसेस हो सकते हैं, ये बहुत ही ईजी टू अंडरस्टैंड था, तो आई होप कि आप लोगों को भी समझ आया होगा। यहाँ पे इस पे ज़रा ध्यान देना, ये जो था इसका अमेरिका पाक, इतना लोग खर्चा किया है तो फेवर तो मिलेगा। एंट्री कहाँ मिलेगी, इंडिया में मिलेगी। इंडिया में याद है ना, रेस्ट्रिक्शन था, टेस्ला पे रेस्ट्रिक्शन था, उसके बाद स्टारलिंक पे रेस्ट्रिक्शन था। स्टारलिंक बांग्लादेश में अवेलेबल था, ठीक है, पहले। बट अभी तो टेस्ला और स्टारलिंक दोनों को इंडिया में एंट्री मिल चुकी है। और जो महाराष्ट्र के सीएम थे वो खुद जाके शोरूम उन्होंने वो किया था उद्घाटन। तो पहले एंट्री क्यों नहीं मिल रही थी, पहले एंट्री इसलिए नहीं मिल रही थी क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट बोलती थी कि अगर इंडिया में टेस्ला आएगा एंड स्टारलिंक आएगा तो जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं, जो इंडियन कंपनीज हैं कार और इस स्टारलिंक बिजनेस में, जो एयरटेल हो गई, जियो हो गई, वोडाफोन हो गई, और जो ईवी इंडस्ट्री है, वो डिसरप्ट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जब टैरिफ्स अगर कम होंगे इन पे, ठीक है, टैरिफ्स कम होंगे, ऊपर से इनको अगर इंडिया में अलाउ कर देंगे तो होगा ये कि क्रेज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इन चीज़ों के लिए इंडिया में क्रेज़ बहुत ज़्यादा है। जो रिच क्लास है इंडिया में या HNIs हैं, उनके पास इतना पैसा है कि वो इजीली ये
चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं। तो एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन मिल जाएगा इंडिया में, जिससे होगा ये कि जो इंडियन कंपनीज़ हैं उनको एक बहुत बड़ा कंपटीशन मिल जाएगा। तो ये कंपटीशन कम करने के लिए ही सरकार की तरफ से एफर्ट रहता है कि जो फॉरेन कंपनी से जो इंपोर्ट होता है उस पे या तो फिर बहुत ज़्यादा टैरिफ हो, जैसे कि हार्ले डेविडसन पहले मैंने बताया था, या फिर कम्प्लीटली एंट्री ना दो। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं है, हम दोनों को एंट्री मिल चुकी है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे GMO और इसकी पूरी हिस्ट्री से स्टार्ट करके कैसे ये इवॉल्व हुआ, अभी तक का क्या सिनेरियो है, एंड इसका क्या इफेक्ट रहा हमारी सोसाइटी पे, वो सारा हम चेक करेंगे।